हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सिविक्स क्लास 10 के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर 2 है फेडरलिज्म। और इस वीडियो में क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग फेडरलिज्म क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं, साथ ही साथ इसके फीचर क्या होते हैं फेडरलिज्म के, इन सारे बिंदुओं को देखेंगे। साथ ही साथ इंडिया में फेडरलिज्म किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जाता है, फेडरलिज्म की क्या स्टेटस है इंडिया में, इन चीज़ों को समझेंगे हम लोग। इसी दरमियान क्या क्या और पढ़ लेंगे, तो यूनियन लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, सेंट्रल स्टेट का रिलेशन क्या है, और एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के बारे में। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग इसमें क्लियर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के आंसर को देने में समर्थ हो जाएंगे और ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो व्हाट इज फेडरलिज्म से। तो व्हाट इज फेडरलिज्म, अगर हम इस वर्ड पे गौर करें, इस क्वेश्चन पे गौर करें, तो इसमें फेडरलिज्म एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग संघवाद होता है या संघीयता भी आप इसको कह सकते हैं। संघ दैट मीन्स यूनियन को शो करता है। और फेडरलिज्म क्या है, तो फेडरलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है सरकार की, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर डिवाइडेड होता है। पावर डिवाइडेड किसके बीच में होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच। अब वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या हो सकते हैं, स्टेट भी हो सकते हैं। तो बेसिकली फेडरलिज्म कुछ नहीं, एक मेथड है डिवीजन ऑफ पावर का, किनके किनके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स के बीच जब हम पावर को डिवाइड करते हैं तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। अब फेडरलिज्म जो है, इसको जब हम देखेंगे तो यह टर्म फेडरेशन से बना है और ये फेडरेशन जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया है, तो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। वह लैटिन वर्ड जिसको हम लोग फेडस कहते हैं। और इस फेडस का मीनिंग क्या होता है, ट्रीटी और एग्रीमेंट। ट्रीटी और एग्रीमेंट, ट्रीटी और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, संधि, समझौता। तो यही बेसिकली फेडरलिज्म है। आगे जब हम फेडरलिज्म के टाइप्स को देखते हैं तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन होते हैं जो संधि होती है, या जो एक हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आते हैं ऑन देयर ओन और क्या बनाते हैं, एक बड़ा यूनिट बना देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नाम ही है कमिंग टुगेदर, एक साथ आते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए एक ए यूनिट है, एक बी है, एक सी है, और ये सब आपस में आ गए एक जगह और कंबाइंडली इनको हम लोग एफ बोलते हैं, तो इनको आप क्या बोलिएगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्योंकि ये लोग खुद से आए हैं और आपस में मिल गए हैं। अब क्यों आए हैं, क्योंकि इनका आइडेंटिटी खुद से कंफर्टेबल नहीं था ग्लोबली, तो ये लोग मिल गए हैं, एक बड़ा यूनिट बना ली है ताकि इन लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके। तो ये हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। वहीं जब आप होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करते हैं तो व्हेन ए लार्ज कंट्री डिसाइड्स, जब एक बड़ा भूभाग जो है, कोई भी नेशन भूभाग वाला, बड़ा भूभाग वाला जो डिवाइड करता है अपने पावर को कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में, तो इस टाइप के फेडरेशन को हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, इंडिया। आप इंडिया में देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर जो है बहुत प्रकार से डिवाइडेड है और सेम सिटीजन को ही दोनों गवर्नमेंट क्या करती है, रूल करती है। दोनों गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सबका अपना अपना जुरिडिक्शन है, अपना एक दायरा है। उस दायरे में रहकर जो है ये लोग काम करते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वहन करते हैं। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो सकता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, तो कनाडा हो सकता है, इंडिया हो सकता है, बेल्जियम हो सकता है। तो ये तो था टाइप्स ऑफ फेडरेशन। अब अगर आप देखेंगे तो यूएस जो है फर्स्ट और ओल्डेस्ट फेडरेशन है दुनिया का। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यूएस इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशंस इन द वर्ल्ड। नाउ जब हम फीचर की बात करते हैं कि किस प्रकार से आप फेडरलिज्म को पहचानते हैं कि किसी नेशन में फेडरलिज्म इम्प्लीमेंटेड है, लागू है या नहीं है, ये आप कैसे पहचान सकते हैं, तो उसके कुछ फीचर हैं। क्या क्या फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा स्तर पर सरकारें होंगी और डिफरेंट ईयर्स जो होंगे, अलग अलग जो लेवल होंगे गवर्नमेंट के, वो सेम सिटीजन को ही गवर्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिटीजन का कोई एलियन है, कोई बाहर से आया है, फॉरेनर है, नहीं, सेम सिटीजन को ही रूल करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स। लेकिन क्या होता है, उनका अपना एक दायरा है, ओन जुरिडिक्शन है और स्पेसिफिक मैटर है जो कि डिवाइडेड है। लेजिस्लेशन का जो स्पेसिफिक मैटर है वो डिवाइडेड है, उन्हीं दायरे में रहकर वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं या वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वहन करने का काम करते हैं। टैक्सेशन का भी अपना एक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना एक व्यवस्था है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना है। तो इस प्रकार से कन्फ्लिक्ट एराइज नहीं होता है दोनों गवर्नमेंट के बीच में। यही फेडरलिज्म की खूबसूरती है कि स्टेट गवर्नमेंट का एक अपना जुरिडिक्शन है, अपना एक सीमा है, अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना है,
जो कि बटा हुआ है, आपस में वेल अंडरस्टैंडिंग है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में ना भिड़ पाए, स्मूथली जो है एडमिनिस्ट्रेशन रन हो सके, देश का डेवलपमेंट हो सके। तो ये दूसरा फेडरलिज्म का क्या था, फीचर है। आगे जो तीसरा फीचर हम देखते हैं फेडरलिज्म का, तो क्या है कि द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड लोनली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई एक सरकार चाहती है, अगर केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा उसका टेरिटोरियल एरिया है मीन्स रूल करने का या फंक्शन करने का, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम किसी स्टेट गवर्नमेंट को दबा दें, तो ये संभव नहीं है। वो अकेले कुछ भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकती है, उसको चाहिए कि उसको स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट जब हम देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फिनेंशियल ऑटोनॉमी। मीन्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू मतलब जो आमदनी का स्रोत है, जो कर लेने का जो स्रोत है हर एक लेवल के गवर्नमेंट का, वो क्लियरली स्पेसिफाइड है, मीन्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त करना है, और केंद्र सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त करना है, और स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त करना है। ये इसी को हम लोग फिनेंशियल ऑटोनॉमी बोलती हैं, स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता। मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंट है वो लोग कि हमको यहाँ से फंडिंग आएगा और इसको हम खर्च कर सकते हैं लोगों के वेलफेयर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है विल। तो ये फोर्थ फीचर है फेडरलिज्म का, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और फिफ्थ जब पॉइंट को हम देखते हैं, फीचर को देखते हैं फेडरलिज्म के, तो कह रहा है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स कोर्ट के पास यह क्षमता है, यह शक्ति है, यह अधिकार है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, अनुवाद कर सकता है, उसका समय पर सही ढंग से उसको चेंज भी ला सकता है। एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को उनके पावर की याद दिलाएगा कि आपका यहाँ तक सीमा है। मीन्स ये बात बता रहा है कि जब कन्फ्लिक्ट राइज होता है, तो जब कन्फ्लिक्ट राइज होता है तो उसका अनुवाद कर सकता है, उसको क्लियर कर सकता है, स्पष्ट कर सकता है परिस्थिति के हिसाब से। कौन कर सकता है ये सारा काम, तो कोर्ट्स कर सकते हैं। तो सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है, दी जुडिशियरी प्रिवेंट्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द रीजनल गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स। मतलब कोर्ट केवल मीन्स उसमें संशोधन नहीं कर सकता है, मीन्स संशोधन तो नहीं करेगा, कोर्ट क्या करता है, कन्फ्लिक्ट को जो राइज होने का संभावना है उसको कम करने का काम करता है। किनके बीच में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट आपस में किसी मुद्दे को लेकर के, जैसे आप बेसिकली देखते होंगे वाटर को लेकर के एक विवाद छिड़ जाता है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, तो इसको भी कौन सेटल करने का काम करती है, तो कोर्ट करती है ना। वाटर ट्रिब्यूनल हमारे पास होता है, लेकिन कोर्ट का भी इसमें अच्छा खासा अधिकार होता है। साथ ही साथ बहुत सारे इलेक्शन के मुद्दे पर लेकर के या सेंट्रल और स्टेट के बीच में किसी मुद्दे को लेकर के विवाद होता है, तो इसको सेटल करने का काम कौन करता है, तो जुडिशियरी करता है। तो यही कहा है सिक्स्थ पॉइंट में कि जुडिशियरी प्रिवेंट्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द रीजनल गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स। मीन्स अगर उनको उनके काम करने में कोई कठिनाई आती है, बाधा आती है, या कहीं पे भिड़ंत हो जाता है कोई दो गवर्नमेंट के बीच में, दो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो यहाँ पर बीच में कौन आता है, जुडिशियरी आता है। और जुडिशियरी इसको लिसन करने का काम करता है, ख़त्म करने का या कम करने का काम करता है। आगे जब हम देखते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में, तो यूनिटरी नाम ही से पता चल रहा है, यूनिटरी मतलब एकात्मक या एकिक गवर्नमेंट। एक यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट है in which all the powers are vested in the hand of national government। मीन्स यूनिटरी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें एक ही सरकार के पास सारी पावर होती है, सारी शक्तियाँ होती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो कौन सी गवर्नमेंट हो सकती है, तो ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और रीजनल गवर्नमेंट जो स्थानीय सरकार है या तो नहीं होगी, अगर होगी तो वो अपना शक्ति कहाँ से डिराइव करती है, दे डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। जो राष्ट्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उससे अपनी ताकत को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेती है। कौन लेती है, रीजनल गवर्नमेंट। किस केस में, यूनिटरी गवर्नमेंट के केस में। अब इसका एग्जांपल आप क्या देखेंगे, तो एग्जांपल देखेंगे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, श्रीलंका है। इन सब जगहों पर यूनिटरी गवर्नमेंट देखने को आपको मिलता है। यूनिटरी गवर्नमेंट डेट मीन्स वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा हावी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, क्योंकि दे डिराइव देयर पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में उतना ज़्यादा, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फंक्शंस के बारे में उतना ज़्यादा मेंशन नहीं होता है यूनिटरी गवर्नमेंट के केस में। लेकिन अपने इंडिया में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के वर्किंग फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोर्सेस ऑफ इनकम, इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में वेल एस्टेब्लिश्ड है, मेंशन्ड है। इसलिए यहाँ पर कन्फ्लिक्ट नहीं होता है और दोनों गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है अपने फंक्शन के लिए। केस ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। अब इंडिया का केस क्या है, तो कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द टू मेन रीजन। अब से अपने यहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, पहला कारण ये है
मतलब हमारे यहाँ फेडरलिज्म के लागू करने के पीछे का मुख्य कारण क्या है, क्यों फेडरलिज्म यहाँ लागू किया गया? तो पहला कारण है कि लार्ज साइज ऑफ कंट्री, हमारे कंट्री का साइज काफ़ी बड़ा है। और दूसरा कारण क्या है, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लाइफ स्टाइल के आधार पर हमारे यहाँ काफ़ी भिन्नता है। तो इन सबको जगह मिल सके सही ढंग से, कन्फ्लिक्ट कम हो सके इन सब के बीच में, क्योंकि सबका अपना डिफरेंट आइडेंटिटी है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट वे ऑफ लिविंग है, तो आपस में टकराव ना हो, इसलिए हमारे यहाँ फेडरलिज्म को जगह दिया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। कह रहा है द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल। भारत का जो फेडरल सिस्टम है वो किस मॉडल पर आधारित है? कैनेडियन मॉडल पर आधारित है, जैसा कनाडा देश में है। फॉर इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन प्रेफर्ड। हमारे इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स प्रेफर किया गया है, माने स्टेट्स का यूनियन, टू फेडरेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है हमारे यहाँ, अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर। मीन्स अम्बेडकर जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स द अम्बेडकर क्या कहे थे कि द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एमॉन्ग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। मीन्स हमारे देश में क्या था, हमारे देश में ये था कि कोई एग्रीमेंट नहीं था कि बहुत सारे देश आए, मिले, एग्रीमेंट किए, दस्तखत किए कि हाँ हम सब एक जगह रहेंगे और हम लोग भारत के नाम से जाने जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हमारे देश में नहीं हुआ। हमारे देश में क्या हुआ, दी स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। मीन्स हमारे देश में तो हुआ क्या था, हम लोग पढ़े थे कि हमारे देश में ये हुआ कि हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूट किए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट की एमॉन्ग द स्टेट्स गवर्नमेंट, और उनको अपना एक जुरिडिक्शन था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था, अपना एक टैक्सेशन का सीमा था जहाँ से वो अपने व्यवस्था को सही ढंग से चला सकते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स आए हों, एक मेज पर बैठे हों, एग्रीमेंट किए हों कि हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग एक बड़े से भूभाग के नाम से जाने जाएंगे, इंडिया, हमारा अपना एक व्यवस्था होगा, आप उसमें इंटरफेयर ना करेंगे, ये सब टाइप की चीज़ हमारे यहाँ नहीं था। दूसरा क्या है कि दी स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। मतलब स्टेट्स अगर चाहे भी तो हमारे देश से अलग नहीं हो सकती। आप बराबर न्यूज़ में कभी कभी देखते होंगे कुछ दिन पहले कि कोलकाता है या कोई एक ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की गवर्नमेंट बोलती है कि हमको अलग कर दिया जाए, हमारा व्यवस्था अलग कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र के भी कुछ पॉलिटिशियंस ऐसा बोलते हैं, तो ये नहीं हो सकता है ना। दे स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। इस फेडरेशन से वो अलग नहीं हो सकते हैं। द फेडरेशन क्या है कि यूनियन है, क्योंकि यह टूट नहीं सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। ये खूबसूरती है इंडियन फेडरेशन की, यूनियन ऑफ स्टेट्स की। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है ना। इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनने में क्या क्या ऐसा एलिमेंट है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रायः 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, 2 टियर है, 2 लेवल पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है जो स्थानीय राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करती है। लेटर बाद में क्या हुआ, एक 3rd टियर ऑफ फेडरलिज्म जो है ऐड किया गया, जिसको हम लोग पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं। ये लेटर आगे चल के हुआ 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड में हम क्या देखते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स। पावर का बंटवारा किस प्रकार से होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो पावर को डिवाइड किस प्रकार से करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो हम देखेंगे कि 3 प्रकार के लिस्ट बना दिया गया है। उन लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को डाला गया है, जिस सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया गया उन लिस्ट में। जैसे पहला हो गया यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब वैसा लिस्ट है जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। और इसमें कैसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन हो गया, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया। इन सारे मुद्दों पर कानून बनाना या कुछ भी करना, ये किसका अधिकार है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। कह रहा है ओरिजिनली देयर वेयर 97 सब्जेक्ट्स इन द लिस्ट। अब ये यूनियन लिस्ट में आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में जब संविधान बना था तो उस समय 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन आज के डेट में 100 सब्जेक्ट्स इसमें हो गए हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं। ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स। केवल यूनियन गवर्नमेंट इस पर कानून बना सकती है। जो दूसरा लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट। आप देखेंगे कि स्टेट लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिस पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है। और इसमें कैसे सब्जेक्ट्स हैं, जो लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब सब्जेक्ट। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 66 सब्जेक्ट्स थे इसमें, लेकिन प्रेजेंटली क्या हो गया है, 61 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में।
और लास्ट जो लिस्ट हम लोग देखेंगे जिसमें डिवीजन है पावर का, वो कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट क्या है? इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एंड स्टेट। इसमें वैसे सब्जेक्ट्स को रखे गए हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इन विषयों पर कानून बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों का इंटरेस्ट इसमें सम्मिलित होता है। अब इसमें कैसे कैसे सब्जेक्ट्स हैं? तो इसमें एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, मैरिज है, ट्रेड यूनियंस है, ये सब है। तो ये सब आते हैं कंकरेंट लिस्ट में। शुरुआती दौर में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 47 सब्जेक्ट्स थे इसमें, लेकिन आज के डेट में 52 हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना। कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों बैठ के सुलझाते हैं। तो यही फेडरलिज्म की खूबसूरती है। आगे हम देखते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या है। तो वैसे सब्जेक्ट्स जो मेंशन नहीं किए गए हैं इस तीनों में से किसी भी लिस्ट में, मतलब कुछ ऐसे भी काम है, कुछ ऐसे भी विषय हैं जो इन तीनों लिस्ट में, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में चर्चा नहीं है उनका, लेकिन जो एराइज किए हैं या फ्यूचर में भी एराइज कर सकते हैं, उनको इसी लिस्ट में रखा जाता है। किस लिस्ट में? रेसिडुअरी लिस्ट में, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में। यूनियन गवर्नमेंट है द पावर टू मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स। अब ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स जो है इसमें कौन कानून बना सकता है? तो यूनियन गवर्नमेंट बना सकता है। अब बेसिकली रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ सकते हैं? तो रेसिडुअरी लिस्ट में सब्जेक्ट आ सकते हैं जैसे साइबर क्राइम। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय साइबर क्राइम के बारे में थोड़ी ना कोई सोचा होगा, ये तो रिसेंट में कुछ वर्षों में एराइज हुआ प्रॉब्लम है, तो इसको रेसिडुअरी लिस्ट में डाला गया। इसी प्रकार से जो भी चीज़ है, जो नया विषय है, जो अभी नहीं है, आगे हो सकता है, उन सबको हम लोग रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में डालेंगे। थर्ड क्या कर रहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स। अब ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने से क्या फ़ायदा होता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने से ये फ़ायदा है कि वो लेजिस्लेचर पर निर्भर नहीं है, एग्जीक्यूटिव पर निर्भर नहीं है, वह स्वतंत्र है। स्वतंत्र है दैट मीन्स वो खुद से ही अपना फैसला लेता है, खुद से फैसला लेता है और वॉचडॉग का काम करता है। वॉचडॉग का काम किसके लिए करता है? तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए करता है। कि लेजिस्लेचर का काम है हमारे देश में लॉ बनाना, तो वो लॉ बनाया है तो सही मैकेनिज्म प्रोसीजर को फॉलो किया है या नहीं किया है। दूसरा, लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट तो नहीं है, बेसिक नेचर को तो डैमेज नहीं कर रहा है। इन सब का काम कौन रख सकता है? जुडिशरी रख सकता है, और जुडिशरी तब रख सकता है जब वो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। अगर वो निर्भर होगा अपने सैलरी के लिए, अपने फंक्शनिंग के लिए किस पर? लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव पर, तो हो सकता है कि उसमें बायसनेस आ जाए। लेकिन इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है ताकि वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों पर अच्छे से नज़र रख सके और माने देश के अखंडता को मेंटेन रखा जा सके, न्याय व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सके। तो ये भी एक फीचर है हमारे कंट्री के फेडरलिज्म का। और फोर्थ पॉइंट जब हम देखते हैं तो फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है? द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दीज अरेंजमेंट्स। मतलब अरेंजमेंट मतलब पावर शेयरिंग को। इट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। मतलब कह रहा है पार्लियामेंट अगर अकेले चाहे तो इसको बदल नहीं सकता है। पावर शेयरिंग के जो अरेंजमेंट व्यवस्था की गई है संविधान में, इसको बदल नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो कि कोई चाहेगा, हम बराबर हम लोग सुनते हैं कि कोई डिक्टेटर हो गया है, ये हो गया है, नहीं हो सकता है, क्योंकि केवल पार्लियामेंट के बस में नहीं है। इट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। मीन्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का जो है मैंने सहमति चाहिए इसमें, दोनों हाउस का। दोनों हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा का, और विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ सहमति होनी चाहिए मेंबर्स की। मीन्स दोनों हाउस के जो एमपी होते हैं वो 2/3 मेजोरिटी के साथ सहमति जताएंगे कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कुछ बदलाव करना है या फलाना बदलाव लाना चाहिए, तभी बदलाव हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है, सिंपल मेजोरिटी के साथ नहीं होता है। आगे जब हम देखते हैं कि फिफ्थ पॉइंट जो इस इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है वो क्या है? सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है। मतलब कोई भी हो, है ना, वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है। इसलिए कहता भी है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम है यहाँ पर इंडिया अपने कंट्री में। आगे जो हम लोग सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे कि ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर्स। जितने भी राज्य हैं उनके पास इक्वल पावर नहीं है। इक्वल पावर मीन्स समान अधिकार नहीं है। अब ये क्या है भाई? तो ये इसलिए है कि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को देखते हैं, ट्राइबल एरियाज वाले स्टेट्स को देखते हैं, तो क्या होता है, उनको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके, उनके में भी डेवलपमेंट हो सके। इसलिए उनको कुछ सर्टेन सेक्शंस के आधार पर उनको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस मीन्स खास महत्व दिया गया है, खास स्थान दिया गया है कि उनको भी आगे किया जा सके। वो उनके भौगोलिक, उनके कल्चरल मीन्स डाइवर्सिटी या भिन्नता को देखते हुए दिया गया है स्पेशल स्टेटस का दर्जा। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। आप देखे हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि किस प्रकार से पावर डिवाइडेड हैं, या 6 फैक्टर्स हम लोग पढ़े हैं जो इंडिया को एक फेडरल नेशन बनाते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे।
एग्जाम में आ भी सकता है। आगे कह रहा है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ग्राउंड लेवल पर। ये तो थियोरेटिकल था कि ये चीज़ होने चाहिए, ये फीचर होने चाहिए, इंडिया में ये फीचर है इसलिए इंडिया में फेडरलिज्म है, लेकिन इसको प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है। तो कह रहा है इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स वेयर चेंज टू क्रिएट न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ। अब पहला चीज़ कैसे प्रैक्टिस किया गया कि 1947 में बाउंड्री जो है बहुत सारे स्टेट का चेंज किया गया, नए स्टेट्स भी बनाए गए। क्या चीज़ के आधार पर, तो लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए, कल्चर के आधार पर बनाए गए, इथनिसिटी और ज्योग्राफी के आधार पर बने, भौगोलिक वगैरह ये सब के आधार पर बनाया गया, सभ्यता संस्कृति के आधार पर बनाया गया, भाषा के आधार पर नए स्टेट्स का निर्माण कराया गया। तो ये सब प्रकार से जो है नए स्टेट्स का निर्माण किया गया। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है कि भाषा का क्या नीति रहा है। तो कह रहा है हमारा आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारा संविधान में जो है किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, पहचाना गया। एज इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% इंडियंस, चूँकि यह 40% इंडियंस का मदर टंग है। ओके, तो हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। तो क्या होता है, इसको प्रमोट करने का कोशिश किया जाता है, लेकिन इसमें भी दबाव नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जो इसके लिए अपोज कर रहे थे। तो इसलिए कहा गया कि 100% पीपल में 40% ही हिंदी स्पीक करते हैं, बाकी 60% का क्या। तो 60% में बहुत सारे लैंग्वेज है, हम लोग लैंग्वेज रिच नेशन है। तो ये था लैंग्वेज पॉलिसी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है नॉट गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को दे दिया गया कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, क्योंकि 40% इंडियन स्पीक करते हैं, बोलते हैं, उनका मदर टंग है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि बाकी भाषाओं को इग्नोर किया गया। आप शेड्यूल्ड लैंग्वेज का नाम सुनेंगे, अनुसूचित भाषाएं, मतलब वैसे भाषाओं को जिनको संविधान में स्थान दिया गया है, जगह दिया गया है, क्योंकि एक ठीक ठाक संख्या में लोग इन भाषाओं का यूज करते हैं अपने बोलचाल में। तो कह रहा है बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेज, 21 अदर भाषाएं हैं जो इस शेड्यूल्ड लिस्ट में शामिल हैं, और ये शेड्यूल्ड लिस्ट 8th शेड्यूल में है, 8वीं अनुसूची में। तो कह रहा है स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्यों का अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है। बोथ इंग्लिश एंड हिंदी कैन बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, इंग्लिश और हिंदी दोनों का इस्तेमाल हम लोग ऑफिशियल पर्पज से कर सकते हैं। द यूज ऑफ इंग्लिश वाज प्रपोज्ड टिल 1965 बट येट इट इज़ इन यूज। अब संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि इंग्लिश को 1965 तक यूज में रखने का बात कहा। उन लोगों ने कहा कि 1965 तक इंग्लिश यूज किया जाएगा, लेकिन आज भी ये यूज में है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर साउथ इंडियन स्टेट्स वगैरह में आप जाएंगे तो इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में प्रेफर किया जाता है। आगे हम लोग सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन मतलब केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है, किस प्रकार से चलता है। तो कह रहा है दी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कैन बी वेल डिस्क्राइब्ड अंडर 3 हेड्स, माने 3 बिंदुओं के आधार पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच का संबंध है। पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन देखेंगे, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखेंगे, तीसरा फिनेंशियल रिलेशन देखेंगे कि किस प्रकार से लेजिस्लेटिव रिलेशन है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव शासन व्यवस्था किस प्रकार से है, उसमें किस प्रकार का संबंध है इन दोनों के बीच में, वित्तीय संबंध क्या किस प्रकार का है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो इन सब प्रकार को हम लोग देखेंगे। कह रहा है दी शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हैज स्ट्रेंथेन फेडरलिज्म इन इंडिया। और चूँकि सेंट्रल और स्टेट तो हम लोग देखें हैं, बहुत सारा चीज़ देखे हैं ना, पहले भी पढ़े हैं कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में किस प्रकार से पावर का डिवीजन है, कानून बनाने का अधिकार किस प्रकार से बटा हुआ है इन दोनों में, किन किन विषयों पर कानून सेंट्रल बना सकता है, किन किन विषयों पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ये हम पढ़ चुके हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, फिर रेसिडुअरी लिस्ट भी हम लोग पढ़े हैं। और फिनेंशियल रिलेशन में हम लोग देखेंगे कि टैक्सेशन किस प्रकार से डिवाइडेड है, या देखे भी हैं कि टैक्स किन किन विषयों पर टैक्स लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, किन किन पर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इन सब प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल स्टेट में एक काफ़ी हारमोनियस रिलेशन बनाने का काम किया गया है। और इसी के कारण क्या है, कि सेंट्रल स्टेट का रिलेशन काफ़ी अच्छा है और फेडरलिज्म अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हो सका है, मजबूत हो सका है हमारे कंट्री में। आगे बात कर रहा है कॉलिशन गवर्नमेंट का। कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, एक गवर्नमेंट फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन नो सिंगल पार्टी अचीव ऑन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। कह रहा है कॉलिशन गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार, कॉलिशन मतलब गठबंधन की सरकार तब बनती है जब एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी प्राप्त नहीं होता है और वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों के साथ मिल करके सरकार बनाती है। इस प्रकार जो सरकार बनती है, गवर्नमेंट जो आती है,
उसको हम लोग कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे अभी रिसेंट के टाइम में आप एनडीए का नाम सुनते होंगे, आप इंडिया एलाइन का नाम सुनते होंगे, एलाइज का। तो ये क्या है, एनडीए क्या है, बीजेपी प्लस सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी प्लस सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज। अब अदर पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी होंगे, हो सकता है बीजेपी अकेले मेजोरिटी में आ जाए, 272 प्लस सीट्स ले आए, तो क्या होगा, बीजेपी अकेले गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन फिर भी वो एनडीए को साथ में रखती है। मीन्स जो अदर दल जिनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ी है तो वो उनको साथ में रखती है। अगर बीजेपी को मेजोरिटी से कम सीट आती है तो जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सपोर्ट से वो गवर्नमेंट बना सकती है। या कांग्रेस है, कांग्रेस अकेले अगर मान लीजिए कुछ 100 समथिंग या 200 समथिंग सीट्स लाती है, तो वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को मिला करके मेजोरिटी शो कर सकती है, देन इट विल फॉर्म इट्स गवर्नमेंट एट सेंटर। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कॉलिशन गवर्नमेंट क्या हुआ। कह रहा है आफ्टर 1990 मेनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज राइजेज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री विच स्टार्टेड एरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट। कह रहा है 1990 के बाद से बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उभरे हैं। रीजनल माने स्थानीय, जैसे टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस हो गया, एआईडीएमके, डीएमके, इन सब प्रकार का तमिलनाडु में आप देखने को मिलता है। आपको अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रीजनल पार्टीज उभरे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उभरे हैं। और इससे क्या हुआ है कि कॉलिशन गवर्नमेंट बनने का जो रास्ता है वो आया है। अब इसको दो नज़र से देखा जाता है कि कॉलिशन गवर्नमेंट बना तो एक अच्छा भी है और ख़राब भी है। अच्छा क्या है, तो अच्छा इसलिए माना जाता है कि इसमें स्थानीय जो राजनीतिक दल हैं वो स्थानीय मुद्दों का ध्यान ज़्यादा रखते हैं, है ना। दे थिंक अबाउट द रीजनल लैंग्वेज इशूज़। तो 1990 के बाद बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो उभरे हमारे देश में। और उभरने के बाद क्या हुआ, इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, इसके बाद जो है ना एक एरा शुरू हुआ, एक समय शुरू हुआ जिसमें कॉलिशन गवर्नमेंट काफ़ी देखने को मिला सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे भी कॉलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलता है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन नॉन डेमोक्रेटिक मैनर। मतलब क्या होता था, ये कॉलिशन गवर्नमेंट से पहले क्या हुआ, जब शुरुआती दौर में कांग्रेस का शासन हुआ करता था तो जिन स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती थी उसको कांग्रेस क्या करता था, उनको खारिज कर देता था, उनको ख़त्म कर देता था। तो एक ख़राब दौर शुरू हुआ ये फेडरलिज्म के लिए या डेमोक्रेसी के लिए ख़राब हुआ करता था। तो क्या किया गया, बाद में धीरे धीरे संघर्ष करते करते बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज उभरे हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उभरे। जैसे टीएमसी आप देख सकते हैं, जेडीयू देख सकते हैं, आरजेडी या एआईडीएमके, इन सब प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज उभर के आई। और इसके बाद जो है एक एरा शुरू हुआ, एक समय शुरू हुआ जिसमें कॉलिशन गवर्नमेंट बनने लगा। अब इससे क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी उसको भी जगह मिलने लगी राजनीति में या एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नमेंट चलाने में। तो अब पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कॉलिशन गवर्नमेंट है, इसके बारे में दो राय है। एक राय ये है कि ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करके गवर्नमेंट बनाती हैं सेंट्रल में या स्टेट में, ये अच्छा इसलिए है कि ये इनसे स्थानीय मुद्दों को ज़्यादा जगह मिल पाती है। क्योंकि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एक खास क्षेत्र के आते हैं और उस खास क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, वहाँ का क्या नीड है, इसको वो बेहतर समझ सकते हैं। किसके कंपैरिजन में, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके कंपैरिजन में। दूसरा मुद्दा ये है, जो इसके बारे में इसको निगेटिव समझते हैं, वो ये कहते हैं कि इससे इनस्टेबल गवर्नमेंट आता है, काफ़ी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने में असमर्थ हो जाती है। इसका उदाहरण आप ये देखेंगे कि श्रीलंका में हम लोग बहुत दिनों तक जा नहीं पाए। हमारी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएम जो है वहाँ विजिट नहीं कर पा रहे थे राजीव गांधी के बाद, क्योंकि तमिल वाला मुद्दा था। तमिलनाडु वाली जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दबाव में लाती थी। साथ ही साथ हम लोग इजराइल नहीं जा पा रहे थे। क्यों नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी दबाव बनाती थी कि आप फ़लस्तीन जाइए, इजराइल से अच्छा नहीं जाइए, जबकि इजराइल हमारा एक शुभचिंतक देश है। तो ये सारी समस्याएँ देखते थे, है ना। तो ये था आपका कॉलिशन गवर्नमेंट। आगे हम लोग देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का या शक्ति का विकेंद्रीकरण। कहाँ, इंडिया में। डिसेंट्रलाइजेशन का को अगर हम परिभाषित करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से भी लिया जाता है और कुछ पावर उनसे ले करके उसको किसके हाथ में दे दिया जाता है, स्थानीय सरकार के हाथ में दे दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया जाता है, कुछ व्यवस्था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ फंक्शन, कुछ पावर। तो इसी को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं। और इसी को हम लोग इंडिया के केस में देखेंगे कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, क्या क्या उसका खूबी है। तो पहला करा है कंडीशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट बिफोर 1992। मीन्स 1992 के पहले जो कंडीशन था लोकल गवर्नमेंट का वो क्या था, उसको हम समझेंगे।
तो कह रहा है दे वे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब उससे पहले 1992 से पहले जो लोकल गवर्नमेंट थे वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में थे, स्टेट गवर्नमेंट के। दूसरा, रेगुलर इलेक्शंस वे आर नॉट हेल्ड, मीन्स समान समय अवधि के अंतराल पर इलेक्शन चुनाव नहीं हुआ करता था। दे डिड नॉट हैड पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, मीन्स ये जो लोकल गवर्नमेंट होते थे उनके पास अपना कोई सोर्स ऑफ टैक्सेशन या इनकम का सोर्स, रेवेन्यू का सोर्स नहीं हुआ करता था। तो वो खर्च करने के लिए किस पर निर्भर हुआ करते थे, तो वो स्टेट गवर्नमेंट पर। तो ये 1992 से पहले का कंडीशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पहले क्या स्थिति था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर 1992 के बाद आप देखेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या स्थिति हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज एमेंडेड मीन्स संशोधित किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सुधार लाया गया, कुछ चीज़ जोड़ा गया। टू मेक थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी पावरफुल एंड इफेक्टिव, क्यों किया गया अमेंडमेंट, कि थर्ड टीयर गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया जा सके, इफेक्टिव बनाया जा सके। अब क्या हुआ, क्या क्या सुधार लाया गया, तो इट बिकम्स मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर लोकल बॉडीज। अब लोकल बॉडीज के लिए जो है चुनाव कंपलसरी कर दिया गया, रेगुलर चुनाव कहा गया कि आपको कराना है, मैंडेटरी किया गया इसको। लोकल गवर्नमेंट में आप किसको लेंगे, ग्रामीण स्तर में देखते हैं तो आप ये पंचायत व्यवस्था देखेंगे, शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह को देखेंगे। तो पहला तो पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था कि एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड, एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया और हर एक स्टेट में, और क्या कराने के लिए, पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस कराने के लिए। थर्ड पॉइंट आप क्या देखेंगे, क्या संशोधन किया गया कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन। 1/3 जो सारे पोजीशन थे, सीट्स थे, वो किसके लिए कर दिए गए रिजर्व, महिलाओं के लिए कर दिए गए। SC ST OBC के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व कर दिए गए। तो ये सब संशोधन लाया गया, कहाँ लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत बनाने के लिए। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कि क्या अमेंडमेंट था। तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडी। स्टेट गवर्नमेंट को यह कहा गया कि आप कुछ पावर और रेवेन्यू शेयर कीजिए लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो ये तो था कि अमेंडमेंट क्या क्या था 1992 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। आगे हम लोग देखेंगे जो थर्ड टीयर गवर्नमेंट है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, उसको देखेंगे। इसको पंचायती राज भी बोलते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज एट द रूरल लेवल इन इंडिया आर, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ग्रामीण स्तर पर इंडिया में, वो क्या क्या है। तो पहला है विलेज पंचायत, किस लेवल पे, विलेज लेवल पे। दूसरा है पंचायत समिति, ये किस लेवल पे, तो ब्लॉक लेवल पे। और तीसरा जो है वो है क्या चीज़, जिला परिषद। जिला परिषद किस लेवल पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कह रहा है ए विलेज इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का मीन्स जो सरकारी व्यवस्था चलाने का जो सबसे छोटा इकाई है वो क्या है, गांव है। कह रहा है ए ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड ब्लॉक। ग्राम पंचायत के झुंड को, ग्रुप को, समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, या पंचायत समिति बोलते हैं, या मंडल बोलते हैं। आगे, ए ग्रुप ऑफ ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट्स जिला परिषद। मीन्स ब्लॉक का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिला परिषद बोलते हैं, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। नाउ हम लोग ग्राम पंचायत को समझेंगे कि ग्राम पंचायत क्या है। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। मीन्स गाँव का, हर एक गाँव का या गांव के समूह का, जब अगर छोटा गांव है तो समूह बना देंगे, उसको 2-3 गांव को एक जगह कंबाइन कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। इसमें होता क्या क्या है, तो इट कंसिस्ट सेवरल वार्ड मेंबर्स। वार्ड मेंबर्स को हम लोग पंच भी बोलते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है जिसको हम लोग सरपंच बोलते हैं। मीन्स ग्राम पंचायत में क्या होता है, वार्ड मेंबर्स होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं, या हम कहें पंच होते हैं और सरपंच होते हैं, किस में, ग्राम पंचायत लेवल पे। करा ये चुने जाते हैं डायरेक्टली किसके द्वारा, एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा। ये एडल्ट पॉपुलेशन कहाँ के होते हैं, तो उसी वार्ड के या गांव के। मीन्स एडल्ट मतलब ऑल दोज पीपल हु आर 18 और 18+। अब इनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये लोग मीटिंग करते हैं एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस ए ईयर, कम से कम 2 बार या 3 बार साल में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। टू अप्रूव एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का जो एनुअल बजट बनाते हैं, वार्षिक बजट जो बनाते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। रिव्यू परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत किस प्रकार से काम कर रहा है, सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, इन सब पर बात करते हैं। इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, और ये इनको देख रेख, इनका निगरानी कौन करता है, तो ग्राम सभा करता है। ग्राम सभा इनका निगरानी करता है। अब हम ग्राम सभा को समझते हैं। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल द एडल्ट पीपल ऑफ द विलेज। गांव के जितने भी एडल्ट पीपल हैं 18 और 18+, उन सब ग्राम सभा में होते हैं, उसके मेंबर हुए या उनमें सम्मिलित हैं। फंक्शन क्या होता है, इट इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, है ना। ये जो ग्राम सभा के लोग हैं ये किसको इलेक्ट करते हैं, तो ग्राम पंचायत के मेंबर्स को, और रिव्यू करते हैं ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को, और सुपरवाइज भी करते हैं ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत के काम को।
आगे जब हम देखते हैं जिला परिषद के बारे में, तो जिला परिषद क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल पंचायत समितिज और मंडल्स। जिला परिषद क्या है? ग्रुप है। किसका ग्रुप है? पंचायत समितिज का या मंडल का, किसी भी जिला में। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। जिला परिषद के ज़्यादातर मेंबर इलेक्टेड होते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा और एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, उस जिला का जो लोकसभा का सदस्य है, एमपी या एमएलए जो होता है, और कुछ सम अदर ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ अधिकारी, वो इसके मेंबर होते हैं। आगे हम लोग अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में आप जानते हैं, एक वार्ड होता है, फिर मेयर भी चुने जाते हैं। तो वार्ड मेंबर हो गया और मेयर हो गया। इन टाउन्स में या छोटे अर्बन एरियाज में हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज़ को देखेंगे। वहीं जो बड़े शहर होते हैं या लार्जर अर्बन एरियाज होता है, वहाँ पर आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-4 हम देख लेते हैं जो इस चैप्टर से आए थे। वो क्या थे कि व्हाट अदर फैक्टर्स बिसाइड्स पॉलिटिक्स कीप फेडरेशंस यूनाइटेड। मीन्स क्या वैसे तत्व हैं पॉलिटिक्स के अलावा जो फेडरेशन को एक रखता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडियन फेडरल सिस्टम का नेचर क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग इस नोट्स में पढ़े हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितने लैंग्वेजेज को शेड्यूल लैंग्वेज में रखा गया है। तो आप पढ़े हैं कि 21 है, ये क्या है, और शेड्यूल कितना है, तो 8वां। तो ये था हमारा फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।